सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेरणा और कहानी का नाम है जन्म, जिसकी लेखक हैं ममता कालिया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जन्म। उसके जन्म में ऐसी कोई असाधारण बात नहीं हुई कि उसका जिक्र इतिहास अथवा समाज विज्ञान की पुस्तकों में पाया जाता। जिस दिन वह पैदा हुई कोई त्योहार नहीं था। बाहर या घर में कहीं कोई जश्न नहीं मना, उल्टे घर में तो मातम ही मना। दादी ने चूल्हा भी नहीं जलाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में सिर पर हाथ रखे वे देर तक तख्त पर बैठी रहीं। बड़े लाडले की छोटी बेटी के लिए उनके मन में सिर्फ नामंजूरी थी। जिस कोठरी में वे बैठी थीं, उसकी पिछली दीवार के सहारे गेहूं और उड़द की बोरियां शहतीर तक चिनी रखी थीं। और दादी सोच रही थीं, एक मुंह लीलने को और बढ़ गया, पहले कौन कम थे। उन्हें बड़े तीखेपन से अपनी तीनों बेटियों का ध्यान आया, जिनके रहते वे कभी बेफिक्री से पाखाने तक में नहीं बैठ सकी। तीनों प्रसूतियों पर उनका दिल कैसा टूटा था, कैसी अपमानित हुई थीं वे अपनी ससुराल में। लड़का था सिर्फ एक और उसके भी हो गईं 2 बेटियां। नहीं, पहली पोती पर वे इस तरह हताश नहीं हुई थीं। शादी के 1.25 साल बाद जब बहू को अस्पताल ले जाने की नौबत आई, दादी खुशी खुशी संग संग तांगे पर सवार हो गईं। पड़ोस की रामों ने असीस दी, जाओ बहू, जल्दी अपने हाथ पैर से खड़ी वापस लौटो, गोद में कन्हैया खेले। दादी ने बात काट दी। कन्हैया हो या राधा रानी, मेरे बेटे के पहलौठे को टोक न लगाई ओरी रामो। जब 5 दिन की प्रतीक्षा और पीड़ा के बाद वाकई में राधिका रानी ही गोद में आईं, तो दादी ने सबसे पहले रामो को कोसा। चलते चलते टोक लगाई बाने, चलो इससे का मेरे बेटे का पहला फल है। अरे ओ भग्गो, कहाँ है थरिया, ला गाना बजाना हो जाए, लक्ष्मी पधारी हैं। टन टना टन टन। थाली अस्पताल में ही बजी थी। लीला और भग्गो उस छोटे से कमरे में मटक मटक कर नाची। दादी ने अपनी दानेदार आवाज में सोहर गाया था, बाजो बाजो बधावा, आज भई है राधा रानी। बेबी की छठी पर 21 कटोरदान बांटे गए थे। बेबी थी भी बड़ी सुंदर, गोल मटोल। किसी दिन काली बोस्की की फ्रॉक पहन लेती, झट नजर लग जाती। शाम तक दूध को मुंह न लगाती। तब दादी लोहे की छोटी डिबिया से फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर जलती अंगीठी में डालती और बताती, ये देखो, है ना बिल्कुल रामो की शकल। ये उसका सर, ये उसका पल्ला और ये उसका हाथ। सबको वाकई फिटकरी में रामो नजर आने लगती। सब बारी बारी से उसे चिमटे से पीटते। कभी कभी बेबी फिर भी दूध को मुंह ना लगाती। तब दादी पड़छत्ती पर पड़ा लोहे का कंडम चाकू उतारकर आग में सुर्ख लाल करती और उसे दूध की कटोरी में छुआ देती। चाकू छन्न से बोलता। दादी उंगली से दूध के छींटे 3 बार बाहर को छिड़कती। बेबी दूध पीने लगती। लेकिन इस बार दादी के हौसले टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था बहू ने 9 के 9 महीने उन्हें धोखे में रखा। कितनी बार उन्होंने मनोरमा से पूछा, चौं मुझे सच्ची सच्ची बता दे, तो ये आजकल नोनो अच्छा लग रहा है मीठो। मनोरमा सकुचाती हुई चीनी की ओर इशारा कर देती। हालांकि उसकी तबीयत हर समय नमकीन और चिरपिरे पर मचलती रहती। मनोरमा घर में अपनी खैरियत और खातिर पहचानती थी। कहीं असली स्वाद वह बता देती तो सास उसे सूखी रोटी को तरसा देती। फिर चटपटी चीजें तो उसे शुरू से पसंद थीं, शादी के पहले भी। एक आध बार सास ने उसका पेट उघाड़ कर देखने की कोशिश की, पर शर्म के मारे मनोरमा ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। सास का यकीन था कि नाभि से निकली रोम रेखा अगर सीधी ढलान उतरती जाए तो बेटा पैदा होता है, अन्यथा बेटी।
मनोरमा की छोटी बेटी कोई यूं ही नहीं हो गई थी। बाकायदा पेट चाक कर मेम डॉक्टरनी ने उसे पैदा किया था। हुआ ये कि बच्चा पहले तो ठीक ठीक उतरता रहा, फिर उसका सिर फंस गया। डॉक्टरनी बेहद दक्ष थी। उसने हल्के औजारों से शिशु का सिर अंदर धकेला। बड़ी नर्स ने आनन फानन में एक फार्म पर दादी के अंगूठे की छाप उतरवाई और डॉक्टरनी ने मनोरमा की नाक पर क्लोरोफॉर्म की काली कीप रख दी। पास बैठे एक आदमी ने दादी को बताया कि उनसे किस कागज पर दस्तखत लिए गए हैं, तो उनका कलेजा हौल गया। हाय, जो बहू को कुछ हो गया तो सारी दुनिया मोए नाम धरेगी। बंसी वारे राखो लाज। जितनी देर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली रही, दादी यही मनाती रही, बंसी वारे राखो लाज। दरवाजा खुलने पर सहसा अंदर से बच्चे के रोने की ध्वनि आई। न जाने क्यों दादी को तभी लगा, यह पुरुष कंठ का रोदन नहीं है। उनका भय सच था। तभी हाथों से दस्ताने उतारती डॉक्टरनी बाहर आई और बोली, बड़ी अम्मा मुबारक हो, पोती हुई है। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से सटी खड़ी थी, अब धम्म से बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उन्हें अपने हलक में आंसुओं का नमक महसूस हुआ। भग्गो जो उनके साथ आई थी, रुआंसी खड़ी रह गई, जैसे उसमें उसका भी कोई दोष हो। धीरे धीरे दादी की चेतना लौटी। वे उठकर सीधी अस्पताल के फाटक से बाहर निकल गईं। उन्होंने तांगा तय किया और भग्गो के साथ वापस मथुरा लौट गईं। वृंदावन से इतनी निराश वे पहली बार लौटी। सतगढ़ी के मकान में अंधेरा तो वैसे ही बहुत रहता था, आज कुछ ज्यादा घना हो गया। लालटेन की रोशनी में भग्गो की लंबी परछाई देखकर बाबा ने डपटा, ऊंट सी खड़ी है, बैठ चुपचाप एक कोने में। ईसाइयों द्वारा स्थापित यह मिशन अस्पताल मथुरा और उसके आसपास के कस्बों के लिए वरदान ही था। जिन परिवारों में शिक्षा की थोड़ी बहुत भी पहुंच थी, उनकी बीमारी हारी में यह अस्पताल अभिन्न बन गया था। यहां चिकित्सा निःशुल्क थी। अलबत्ता प्राइवेट कमरे का 2 रुपये रोज किराया लगता था। बड़ी डॉक्टरनी गोरी चिट्टी खुश मिजाज महिला थी, जिसने आते ही लोगों का दिल जीत लिया था। उसे सिर्फ 2 कामों से मतलब था, रात दिन औरतों की चिकित्सा और गिरजाघर में प्रार्थना। जनरल वार्ड में दाखिल मरीजों से 1 पाई भी नहीं ली जाती थी, उल्टे उन्हें सुबह शाम खिचड़ी बांटी जाती। प्राइवेट वार्ड वालों को सुविधा थी कि वे कमरे में खाना बना लें। मनोरमा को होश धीरे धीरे आया। उसने पाया वह लगातार हाथ पटक रही है, पर पैर नहीं हिला पा रही। जिस नर्स की देखरेख में मनोरमा को छोड़ा गया था, उसकी ड्यूटी शाम 7:30 बजे खत्म हो गई थी। इसलिए उसने मनोरमा की दोनों टांगों को उसी की धोती से कसकर बांध दिया था, ताकि हाथ पांव पटकने में मरीज बिस्तर से नीचे ना गिर जाए। पेट के टांके एकदम हरे थे और शरीर कमजोर। मनोरमा ने एक नजर पास लेटी बच्ची को देखा और समझ गई कि इस बार वह फिर छली गई है। दर्द, टूटन और थकान में उदासी और रुआंसापन भी शामिल हो गया। यह रोना केवल बच्ची को लेकर नहीं, वरन अपनी रोजमर्रा की स्थिति को लेकर अधिक था, जो एक और बिटिया के होने से अनिवार्यतः और विकट होनी ही थी। मनोरमा की दैनिक चर्या जेल में रहने वाले कैदी की दिनचर्या से भी ज्यादा कठोर थी। कैदी को सिर्फ मशक्कत करनी पड़ती है, खुशामद नहीं। मनोरमा के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मशक्कत और मान मनौवल दोनों निहायत जरूरी थे। यूं तो 2 नंदें ब्याही हुई थीं, पर वे आए दिन पियर में ही बनी रहती। तीसरी भग्गो उनकी जान की आफत थी। तरह तरह की शरारत, चालाकी कर भाभी के नाम लगाना उसके लिए खिलवाड़ जैसा था। बात बात पर लड़ने को आमादा सास और बदमिजाज ससुर तो अपनी जगह थे ही। इस बच्ची के जनक कवि मोहन से मनोरमा का रिश्ता बहुत संक्षिप्त और सीमित रहा था।
कवि मोहन आगरे में पढ़ते थे और छुट्टियों में आते। ये दोनों बच्चियां छुट्टियों की पैदावार थीं। आधी रात को मनोरमा को तेज भूख के साथ प्यास महसूस हुई। कमरे में कोई न था। उसने देखा स्टूल पर रुमाल से ढका कटा पपीता रखा है। इसके अलावा भोजन का कोई चिन्ह नहीं था। बुखार लेने वाली नर्स से मनोरमा ने मिन्नत की कि उसे एक गिलास दूध दिलवा दे। उसके घर वाले न जाने किस वजह से अभी पहुंचे नहीं हैं। नियमों का उल्लंघन उस अस्पताल में अच्छा नहीं समझा जाता था, अतः नर्स ने फौरन मना कर दिया और सैंडल खटकाती हुई चली गई। मनोरमा ने पास रखा पपीते का अद्धा उठा लिया और लेटे लेटे खा गई, यहां तक कि उसका छिलका भी। उसने बच्ची की ओर देखा जो आंखें मींचे और मुट्ठियां भींचे सो रही थी। सलोनी सी बिटिया थी, गेहुआ रंग, गोल चेहरा, गुलाबी होंठ और गुलगुले हाथ पांव। हाय, यह लड़का होती तो मेरे कितने ही दुख दूर हो जाते। मनोरमा के कलेजे से हूक सी उठी। उसने बच्ची की तरफ मुंह कर लिया। एक क्षण को उसका मन हुआ कि वह बच्ची का गला घोंट दे, पर उसे इस वक्त अपने हाथों की ताकत पर भरोसा न था। क्लोरोफॉर्म की जड़ता ने सारा शरीर दोगला बना दिया था। 24 घंटे बीत गए, पर इस बार मनोरमा की छातियों से दूध ना उतरा। डॉक्टरनी ने पंप से दूध निकालने की कोशिश की तो दूध की जगह खून निकल आया। डॉक्टरनी ने अचरज से मनोरमा को देखा। कैसी मां हूं, ममता नहीं है। बच्ची को अस्पताल से दूध दिया जाने लगा। 12वें दिन दादी ने पड़ोस की रामों को वृंदावन भेज दिया बहू को लिवाने। पेट के टाके कट चुके थे। बच्ची के लिए दवाएं अस्पताल से दे दी गईं। तांगे में जब वे तीनों मथुरा के लिए चले, मनोरमा का कलेजा उदासी, रूठन और भय का मनोबोझ लिए हुए था। वृंदावन और मथुरा के बीच सड़क किनारे आम के पेड़ों की छाया में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। पूरी सड़क पर यही एक स्थल था जहां कुआं भी था। इस जगह का नाम था लुटेरे हनुमान। प्रायः मंदिर की दीवार के पीछे चोर उचक्के छिपे रहते। मौका पाते ही वे यात्रियों को डरा धमकाकर उनकी रकम असबाब छीन लेते। हालांकि उनके हाथों में लाठियां होती, वे घातक चोटें कभी नहीं पहुंचाते। बस औचक सामने आकर सड़क पर लाठी पटक जोर से चिल्लाते, धर दे बजरंग बली के नाम पर। यात्रियों की भरसक कोशिश रहती कि लुटेरे हनुमान जी पर ना रुकना पड़े, पर रास्ता इतना लंबा और यात्रा इतनी धीमी और कष्टदायक होती कि किसी ना किसी वजह से वहां रुकना पड़ ही जाता। कभी घोड़ा प्यासा हो जाता तो कभी यात्री का गला सूख जाता। मनोरमा ने पहले ही तांगे वाले को समझा दिया कि लुटेरे हनुमान जी पर तांगा कतई ना रोके, सीधे मथुरा चले। धूप चढ़ रही थी और बच्ची अकुला रही थी। तांगे के चलने से उसके पेट में भी तकलीफ हो रही थी। ऊबड़ खाबड़ राह पर धचके खाता हुआ तांगा चल रहा था। ऊपर से रामो मौसी ने एक बार भी बच्ची को न गोद में लिया न प्यार किया। यह बात मनोरमा को बहुत खटकी। खुद वह बच्ची के प्रति कितनी भी विमुख हो, दूसरे की रुखाई उसे बहुत नागवार गुजरी। कायदे से तो लिवाने के लिए दादी को आना चाहिए था, नहीं तो कम से कम भग्गो तो रामो मौसी के साथ आ ही सकती थी। मन ही मन मुंह बिचकाकर उसने सोचा, जरूर सास ने इन्हें सिखा बुझाकर भेजा है। रामो उसकी सास की उम्र की थी और मोहल्ले भर की मौसी। सतगढ़े में उसका अपना मकान था, जिसकी 5 कोठरियां उसने किराए पर चढ़ा रखी थी। 13 रुपए महीने उसे किराया आता। उसके भाई मैनपुरी में तमाखू का कारोबार करते थे। रामो का राशन पानी और तमाखू डली की खुराक वहीं से आती। सास ने बताया था कि एक बार मथुरा में गजब की बाढ़ आई थी,
जिसमें रामू के घर के 7 प्राणी जमुना जी की भेंट चढ़ गए। रामू मैनपुरी गई हुई थी, सो बच गई। अब रामू अपना ज्यादा समय समाज सेवा और चुगलखोरी में बिताती थी। मोहल्ले भर की खबर रखना, एक को दूसरे से लड़ाना और मुंह में तमाकू दबाकर तमाशा देखना रामू के प्रिय शगल थे। रामू ने बच्ची को नहीं छुआ। इसके पीछे ना तो मनोरमा की सास और ना कोई और कारण था। दरअसल तांगे में थोड़ी दूर चलने के बाद ही रामू के नले भारी होने लगे थे। रामू को बहुमूत्र की शिकायत थी। अभी अस्पताल में वह फारिग हुई थी, अब फिर उसे लग रहा था कि जाना जरूरी है। वह अपना ध्यान कभी तमाकू में लगाती, कभी इधर उधर कूदते बंदरों में, पर नले थे कि फूलते जा रहे थे। आखिर लुटेरे हनुमान जी तक आते आते उसकी बर्दाश्त जवाब दी गई और वह तांगे वाले से बोली, ओ भैया, तांगा नेक ठाड़ो कर दे, नहीं तो मैं अबहाल कूद पड़ूंगी। तांगे वाला वहां रुकना नहीं चाहता था। बड़े बेमन से मुंह बनाते हुए वह रुका और बड़बड़ाया, जल्दी करो, इतनी अबेर हो गई और अभी 2 चक्कर भी नहीं भय। का कमाऊंगो का खाऊंगो। रामू मंदिर की दीवार के पीछे पहुंची ही थी कि अगले ही पल जोर जोर से लाठी पटकने का शोर और बटमारों की आवाज गूंजी, जय बजरंग बली की। थोड़ी देर में गिरती पड़ती, अध खुली धोती में लटपट भागती, सिर के बल नोचती रामू भी निकली और लुट गई कहते कहते तांगे में बैठते ही बेहोश हो गई। कुएं से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे गए, पानी पिलाया गया और किसी तरह तांगा फिर रवाना हुआ। रास्ते भर रामू अपनी छाती कूटती विलाप करती रही, हाय मेरी 1.25 सेर की तगड़ी, बटमारों ने छीन ली, अब मैं कौन मुंह से घर जाऊं। बच्ची भी इस कोहराम में रोने लगी थी। मनोरमा से न रहा गया तो उसने कह ही दिया, मौसी तुम तगड़ी कहाँ पहरे थी, मैंने तो देखी ना है। यह सुनते ही रामू को मिर्चें छिड़ गईं। उसने मनोरमा को खूब जली कटी सुनाई, जिसमें यह भी शामिल था कि अभी तो 2 ही हुई हैं, द्वारकाधीश ने चाहा तो इसके 7 बेटियां होंगी और सबों के 7 छोरियां। घर पहुंचकर इस प्रसंग पर रामू और दादी में जमकर लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे के बखिए उधेड़े। अंत में रामू हमेशा की तरह नाक सुड़क सुड़क कर रोने लगी और सिर कूटने लगी, भली गई मैं तुम्हारी बहुलेवाने। उसे इस कदर रोते बिलखते देख बाबा ने दुकान से निकलकर पूछ ही तो लिया, क्या छटाक की थी तगड़ी, बताओ और अपने द्वारे बैठ के रो। रामू ने आंसू पूछ लिए। उसका चेहरा खिल उठा। बोली, पूरी 1.25 सेर की थी भैया जी, खालिस चांदी की। दादी को बेहद गुस्सा आया। तिल मिलाकर बोली, देख रामो, मैंने भी 100 बार देखी है तेरी तगड़ी, 3 पाव से ज्यादा की कभी भी नहीं थी। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम तो हो ही झूठी। तुम झूठी, तुम्हारा कुनबा झूठा, तभी कहे नेकी का जमाना नहीं रहा। जो मेरा नुकसान भया तो देख लेना 7वें दिन इस घर पर बज्जर गिरेगा, हाँ नहीं तो। बाबा अब तक बहुत भड़क चुके थे। उन्होंने गरज कर कहा, मेरे घर पर बज्जर गिराने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझूंगा मैंने 1.25 सेर चांदी जमुना जी में गिरा दी। आज से 7वें रोज आए के अपनी तगड़ी ले लेना। दादी तुनक गई। इस झूठी के लिए तुम तगड़ी गढ़ाओगे? नहीं तो क्या अपनी नाक कटाऊंगा? कभी मेरे लिए नाक की लौंग भी ना लाए, पत्ती लगा के धोती पहरी है मैंने यहाँ घर में। तुम तो हो ही जन्म की कंगली, सारा राजपाट तुम्हारा पर तुम्हें चैन नहीं। हाँ, मैं तो तुम्हें बुरी लगूं, पर आई बैयर को गहने गढ़ा के दोगे? दादी रोने लगी। बाबा रामू से हिसाब समझने लगे। कौन सुनार ठीक रहेगा, धर्म कांटे पर रामू जाएगी या वे खुद तुलवाएंगे? रामू धोती के पल्ले की आड़ में से बुदबुदाती रही। दादी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वे भग्गो को धकेलते हुए कोठरी के अंदर गईं। बक्सा घसीट कर खिसकाने की आवाज आई। थोड़ी देर में दादी अपनी चमचमाती तगड़ी हाथ में थामे आई और उन्होंने झन्न से पटक दी रामू के आगे। ले जा, तेरी तगड़ी मैंने भर दी, खबरदार जो मेरे घर में पैर भी रखा। अब चलो जी, तुम दुकान पर जाके बैठो, ग्राहक खड़ा है। मनोरमा अब तक आंगन में बच्ची को लेकर खड़ी थी। दादी ने उसे घुड़का।
जाके बैठ अपनी कोठरी में। अभी तो पैर पड़े हैं और काका कराबे बारी है कौन जाने। तो ये थी कहानी जन्म। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।